हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल। और आज हम लोग देखेंगे साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। ठीक है। और बायोलॉजी में भी हम लोग क्या देखेंगे आज कि मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो मानव पोषण और स्वास्थ्य, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को साइंस का जो बायोलॉजी सेक्शन का जो सिलेबस होता है, मैंने उनको कल बताया था आप लोगों को। तो उसी का एक पार्ट है मानव पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए, बात करेंगे हम लोग मानव पोषण और स्वास्थ्य की। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? देखिए, जो मानव होता है दोस्तों, ये जो मानव है ना, जैसे हम लोग मानव मानव में क्या क्या आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनके लिए पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्वस्थ रहना, उनको क्या रहना है उनको दोस्तों, उनको स्वस्थ रहना है। ठीक है। उनको स्वस्थ रहना है, इसलिए उसके लिए पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, ये जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, तो क्या होता है ना कि सभी लोग खाते हैं पीते हैं। ठीक है, लेकिन कितना खाते हैं, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो ये जो चीज होती है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि मानव पोषण और स्वास्थ्य जो होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए, मानव पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्गत जैसे कि हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला होता है सजीव। ये जो सजीव है ना, देखिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं, ये जो जीव है, जितने भी जीव है, इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया सजीव। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों आपका? दोस्तों दूसरा हो गया आपका निर्जीव हो गया। ठीक है। पहला हो गया सजीव, दूसरा हो गया आपका निर्जीव। तो हम लोग जो आते हैं, हम लोग आते हैं सजीव के अंतर्गत। तो जो हम लोग सजीव के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए अब सजीव के जब अंतर्गत हम लोग आएंगे, तो सजीव को अ, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, या फिर उसको प्रजनन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक सजीव की क्या क्या विशेषताएं होती है, हम लोग उसी चीज को आज अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो देखिए सजीव जो होता है दोस्तों, तो एक सजीव की क्या क्या खासियत होती है, आइए जानते हैं हम लोग। देखिए अब ये रहा सजीव आपका। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये जो सजीव है, तो इस सजीव के अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए सजीव क्या करते हैं आपका? सजीव जो होते हैं आपका, देखिए सजीव जो होते हैं वो पहला श्वसन करते हैं। श्वसन करना मतलब क्या होता है? श्वसन करना मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, जितने भी सजीव हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, जीव जंतु, सब सब तो सांस लेते हैं। दूसरा हो गया आपका, देखिए दूसरा हो गया आपका प्रजनन करना। जितने भी जीव जंतु हैं, सब क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना है। जब बायोलॉजी स्टार्ट की है, तो एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास है, देखिए आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं सजीव? पोषण पोषण वृद्धि करते हैं। ठीक है, पोषण वृद्धि और विकास करते हैं। पोषण मतलब हम लोग कुछ खाते हैं, जिससे क्या होता है कि वृद्धि विकास होता है, हम लोग का ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना का क्या मतलब हो गया दोस्तों? जैसे कि देखिए, अब कोई मतलब कोई छोटा सा लड़का हो गया, अगर उसको आप लोग थोड़ा सा जैसे कि एक झाप मार देते हैं, ठीक है, उसको एक थप्पड़ मार दीजिए आप लोग, तो बच्चा रोएगा। तो वो हो गया प्रतिक्रिया देना। अगर जैसे कि कोई आदमी अगर ज्यादा खा लिया, तो क्या होता है? ज्यादा खाने से उसको वोमिटिंग की शिकायत आ जाती है, आदि आदि बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो वो हो गया प्रतिक्रिया देना। ठीक है। चलिए उसके बाद होता है अनुकूलनशीलता। क्या होता है? अनुकूलनशीलता। एक सजीव की सब सारी विशेषताएं होती है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठिएगा, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाती है कि इनमें से कौन सी सजीव की विशेषताएं नहीं है, या फिर कौन से इसमें इनमें से सजीव की विशेषताएं है। और ये चार ऑप्शन दे दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कोई तीन उसमें चूज करना है, और जो नहीं रहेगा उसको हटाना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाती है। तो मैं जो बता रहा हूँ, आज की जो क्लासेस है मेरी, वो पूरे कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद होती है कि अपशिष्ट उत्सर्जन। क्या होता है? अपशिष्ट उत्सर्जन। ठीक है, अपशिष्ट मतलब क्या होता है? वो जो वेस्ट होता है ना, जैसे कि कोई भी सजीव जितने भी होते हैं, चाहे कि जितने जीव-जंतु हैं, कोई खाते-पीते हैं, तो उसके बाद जो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वही होता है। उसके बाद देखिए परिवहन, जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो गति भी करते हैं और गमन भी करते हैं। तो देखिए, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि जैसे पौधा हो गया, तो वो तो भी सजीव है, लेकिन वो गति नहीं कर पाता। तो देखिए, कुछ एक चीज़ें एक्सेप्शन केस में आती है, ठीक है? पौधा भी सजीव है, लेकिन वो गति नहीं कर सकता। लेकिन एक सजीव की क्या विशेषताएँ होती है कि वो गति भी कर सकता है और वो गमन भी कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सजीव किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रत्येक सजीव जो होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं? पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं, ठीक है? देखिए जितने भी सजीव हैं सब क्या करेंगे? पोषण की व्यवस्था जो होती है उसको अपनाएँगे। और देखिए इसी के आधार पे क्या होता है कि उनका वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है? और इसी के आधार पे क्या होता है कि उसका वृद्धि भी होता है और विकास भी होता है। ग्रोथ भी होता है उसका, डेवलपमेंट। देखिए आप लोग वृद्धि और विकास को एक नहीं समझिएगा। ये वृद्धि और विकास जो होता है दोस्तों, दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होता है खाली वृद्धि हो गया, कोई बच्चा मान लीजिए कि 9 साल का है और वो 5 फीट लंबा हो गया, ठीक है? लेकिन वो पूरा एकदम पतला-दुबला है, तो वो हो गया आपका वृद्धि। और विकास जो होता है, डेवलपमेंट, एक सही मतलब वे में होता है, ठीक है? चलिए उसके बाद तथा आगे बढ़ते हैं। तथा यहाँ यहाँ से देखिए, तथा दैनिक जीवन, देखिए तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है? और जितने भी जो डेली लाइफ के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं हम लोग की प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो इसमें यही चीज़ कहा गया है, जितने भी सजीव हैं उसको पोषण की आवश्यकता अपनाते हैं सब के सब, और इसी के आधार पे उसका वृद्धि और विकास होता है। और उसी से क्या होता है कि उसको दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो प्राप्त वो कर पाते हैं। चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हुँ, चलिए देखते हैं। देखिए जो सजीव है दोस्तों, ये जो सजीव है, ठीक है? तो सजीव जो पोषण करते हैं, ठीक है? तो उस पोषण से उसको क्या-क्या बेनिफिट होता है, क्या-क्या लाभ होता है? तो देखिए इस जो सजीव जो पोषण करते हैं उससे उसका क्या होता है दोस्तों? वृद्धि व विकास होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए दैनिक ऊर्जा या फिर दैनिक शारीरिक गतिविधियों का विकास होता है। और रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो होती है एक आदमी के अंदर, वो क्या होती है कि डेवलप होती है, एक सजीव के अंदर डेवलप होती है पोषण से। इसलिए पोषण जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक सजीव के लिए, ठीक है? चलिए आगे थोड़ा नोट देखते हैं हम लोग कि नोट के अंतर्गत देखिए नोट वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। ये जो नोट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि पोषण के आधार पर, किसके आधार पे? पोषण के आधार पे कौन? जीवधारी को 2 भागों में बाँटा जाता है। ठीक है? कितने भागों में बाँटा जाता है दोस्तों? 2 भागों में बाँटा जाता है पोषण के आधार पे। क्या-क्या? जैसे कि आप लोग सब मतलब निचली कक्षाओं से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जितने जीवधारी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। ठीक है? तो इसी वही चीज़ को आज हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो देखिए ये जो स्वपोषी होता है 2 प्रकार के क्या होते हैं? एक होता है स्वपोषी, जिसको इंग्लिश से कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है? अब देखिए स्वपोषी जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वपोषी 2 प्रकार के, पहला हो गया आपका प्रकाश स्वपोषी, ठीक है? जिसको कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा होता है आपका रसायन स्वपोषी, जिसको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला तो हो गया था स्वपोषी, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? परपोषी है। दूसरा क्या है? परपोषी। यहाँ पे देखते हैं दूसरा। ये रहा आपका परपोषी। ठीक है दोस्तों? दूसरा। तो देखिए परपोषी जो होते हैं उसको इंग्लिश से क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है? अब देखिए परपोषी जो होते हैं ना, वो आगे हम लोग देखेंगे स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, दोनों को देखेंगे। पहले इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए परपोषी जो होता है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक, जिसको कहा जाता है पूर्णभोजी। पूर्णभोजी, ठीक है? अरे गौवा वाला भोजी नहीं, ये पूर्णभोजी है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? पैरासाइटिक, ठीक है? इसको कहा जाता है परजीवी। और तीसरा है सेप्रोफाइट, जिसको कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतोपजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो हमने हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो जीवधारियों को हमने 2 भागों में बाँटा, पहला तो स्वपोषी था और आपका दूसरा क्या है? दूसरा है आपका परपोषी। अब स्वपोषी भी 2 भागों में हम लोगों ने बाँट लिया। पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी और परपोषी को भी हमने 3 भागों में बाँटा। पहला है पूर्णभोजी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है मृतोपजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी क्या होता है? ये देखिए रहा आपका स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? देखिए, स्वपोषी से आप लोगों को कुछ लग रहा है कि स्वपोषी यानी अपना पोषण जो होता है वह स्वयं करते हैं। यानी ऐसा जीवधारी जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इटसेल्फ उन्हें खुद खुद बनाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो जीवधारी होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं? वो स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? उत्पादक कहेंगे। ठीक है? मतलब प्रोड्यूसर। समझे? अरे बाबू समझे? देखिए उसके बाद ये तो हो गया। अब देखिए ये जो स्वपोषी होता है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। मैंने ऊपर बताया पहला क्या होता है? देखिए पहला क्या होता है दोस्तों? क्या हो गया? देखिए पहला क्या होता है? हुँ, देखिए पहला क्या होता है आपका? क्या हो गया जी? हुँ, यहाँ से देखिए। देखिए पहला आपका हो गया प्रकाश स्वपोषी। मैंने जैसे कि ऊपर बताया आपको कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला हो गया आपका प्रकाश स्वपोषी। ठीक है? जिसको इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते थे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? प्रकाश स्वपोषी। अब चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश स्वपोषी क्या होता है? ठीक है? प्रकाश स्वपोषी क्या होता है? हम लोग जानते हैं प्रकाश स्वपोषी क्या होता है। देखिए प्रकाश स्वपोषी जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, ठीक है? वो तो अपना भोजन जो होता है वो खुद ब खुद बनाते हैं। ठीक है? कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि आप भोजन बना के ले आके प्लांट को कोई खिला रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। वो अपना भोजन इटसेल्फ खुद से खुद में बनाते हैं। ठीक है? तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है उसी को आज हम लोग को अच्छे से जानना है, पूरे डिटेल में जानना है। देखिए क्या होता है कि ये जो प्रकाश स्वपोषी होता है यानी ये यह देखिए यह जो होता है ये सूर्य के प्रकाश जो होते हैं उससे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें सौर ऊर्जा होती है तो सौर ऊर्जा जो होती है उसको ये रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? बदलते हैं दोस्तों। किसमें बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? देखो, ये जो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, उससे क्या प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा। तो ये जो सौर ऊर्जा को ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्रक्रिया होती है ना, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यही इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? अब देखिए सभी पेड़-पौधे प्रकाश स्वपोषी होते हैं, बात सही बोले। जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, सब के सब प्रकाश स्वपोषी होंगे, एकदम होंगे ही होंगे क्योंकि सारा अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब कैसे बनाता है इसी चीज़ को हम लोग को जानना है, ठीक है? इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि दिखे पूरा। देखिए अब यहाँ पे, ये रहा आपका क्या है ये दोस्तों? ये आपका प्लांट हो गया। ये जो पूरा दिख रहा है आपका ये सब, ये जो पूरा ये तना आपका ये देखिए ये सब जो पूरा दिख रहा है, ठीक है? ये सब प्लांट हो गया, ये पूरा एक पेड़ हो गया। अब चलिए देखिए नीचे हम बात करते हैं ये आपका क्या हो गया ये जो दिख रहा है इस तरह करके ये हो गया आपका रूट, ठीक है? क्या हो गया दोस्तों ये आपका रूट हो गया, ठीक? और रूट जो होता है देखिए कोई भी प्लांट जब कोई पेड़-पौधा होता है, पेड़ होता है तो जड़ होता है, तो जड़ कहाँ पे होंगे दोस्तों? जड़ कहाँ पे होंगे? जड़ कहाँ पे देखिए जड़ कहाँ पे होंगे? जड़ होंगे मृदा में, ठीक है? मिट्टी में। मिट्टी के नीचे होता है जड़। देखिए मिट्टी में क्या पाया जाता है? मिट्टी में जल होता है, एकदम होता है और खनिज भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों? मिट्टी में जो जल और खनिज जो होता है वो पाया जाता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे। तो देखिए ये जो मिट्टी है, उसमें जल और खनिज हम नीचे से समझाते-समझाते फिर ऊपर चलेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो जो मिट्टी में जो ये जल और खनिज जो पाए जाते हैं, ये कौन से प्रक्रिया से मृदा को प्राप्त होता है? तो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है, उससे मृदा को जल और खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसी जल को और खनिज को पौधे क्या करेंगे? अपने जो सूरज का प्रकाश जो होता है ना, उससे इसको रिएक्शन कराएँगे, भी हम बताएँगे कि कैसे सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे। ये जो वाटर दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी वाटर को क्या करेंगे पौधा, देखिए ये ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। देखिए यहाँ पे रहता है इसका लिप, मतलब पत्ती। ठीक है, पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल। देखिए यहाँ पे पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में आपका पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वाटर को लेके गया ऊपर, ठीक है, तो कौन? जाइलम। वाटर को ले जाने का काम कौन करता है? ऊपर जाइलम। ठीक है, तो किस क्रिया के द्वारा करता है? केशिकत्व की क्रिया के द्वारा। ठीक है, केशिकत्व की क्रिया के द्वारा करता है, समझे? तो देखिए अब पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है सूरज का प्रकाश। सॉरी, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट होता है दोस्तों, ये जो पत्तियां होती है, देखिए यहाँ पे ये जो पत्तियां है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या करती है कि सूरज के प्रकाश जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे देखिए ये CO2 प्लस H2O। अब देखिए ये CO2 प्लस H2O, तो ये CO2 प्लस H2O, ये इसको मिला कहाँ से? ये जो CO2, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो CO2 है, इसको मिला ये वायुमंडल से। कहाँ से मिला? वायुमंडल से। ठीक है, और ये H2O जो है, ये H2O कहाँ से मिला इसको? H2O मिला इसको, जो रूट जो पहुंचाया, जाइलम जो पहुंचाया, ठीक है, कहाँ से? मृदा से। तो ये है H2O। अब जब दोनों रिएक्ट करेगा दोस्तों, जब दोनों रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है। C6H12O6 बनाता है। ठीक है, जिसको एक तरीके से आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ये हो गया इसका मेन प्रोडक्ट। क्या हो गया दोस्तों? ये इसका मेन प्रोडक्ट हो गया। और रिलीज क्या करेगा? O2 इसको रिलीज करता है। क्या करता है? O2 रिलीज कर दिया। ये जो O2 है ना, ये हो गया इसका बाय प्रोडक्ट, जिसको कि देखिए इसको कहा जाता है हिंदी में सह मुख्य उत्पाद। क्या कहा जाता है इसको? मुख्य उत्पाद कहा जाता है। और ये हो गया आपका सह उत्पाद। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ग्लूकोज बनाया C6H12O6 को, ये एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी, एटीपी के रूप में इसको कन्वर्ट जब हो जाता है, तो ये फ्लोएम क्या करता है अब? ठीक है, फ्लोएम क्या करता है अब? ये जो एटीपी है, ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जितना भी मतलब भोजन जो बनाया मेन प्रोडक्ट का, वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को फ्लोएम क्या करेगा? ले जाके प्लांट के सभी भागों में पहुंचाएगा। सभी भागों में कि लो, खाना ला रहे हैं, खाते चलो। ठीक है, सब खाएगा, पेड़ एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, है ना? इसलिए पेड़ देखते होंगे कि जिस पौधा को सनलाइट नहीं मिल पाता, वो धीरे 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 उसका ग्रोथ वगैरह बहुत कम ही हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्लांट हो, उसके लिए सनलाइट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए, ये जो फ्लोएम है, ये जो एटीपी पहुंचाया हर जगह, मान लीजिए कि इसको खाना है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको खाना है 10 किलो। ये कितना वजन बना रहा है? 20 किलो। तो 10 किलो तो बच गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो 10 किलो बच गया, तो ये फूड होगा, ये जो फूड स्टोर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये किसके रूप में स्टोर रहेगा? ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहेगा। किसके रूप में स्टोर रहेगा? स्टार्च। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये पूरे प्रोसेस को ही कहेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब जो मैंने अभी फिगर जो आप लोग को दिखाया, जो चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अब जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, अरे यार बड़ा छोटा क्या हो रहा है, हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, यानी उपस्थिति और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। किसके साथ संपन्न होता है? क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी घटना होती है, ठीक है ना, वो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट तो चाहिए चाहिए। ठीक है, और उसमें से एक और घटक क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल, जो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, तो इससे ही संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, जो वायुमंडलीय CO2 जो होता है, हमने बताया कि CO2 कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल से। और मृदा से मिले
मृदा से क्या मिल रहा था उसको? जल मिल रहा था। जल मतलब H2O। वो अभिक्रिया करते, मैंने किया था अभिक्रिया यहाँ पे, CO2 का H2O के साथ मैंने अभिक्रिया कराया था। देखिए यहाँ पे आप लोग देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। उसके बाद देखिए, जब अभिक्रिया करते हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बनता था? ग्लूकोज बनता था, जो कि बना C6H12O6 बना। ये मैंने बताया कि जो ग्लूकोज बना दोस्तों, ये क्या है? ये मुख्य उत्पाद है। और O2 जो होता है, मैंने कहा ये बाय प्रोडक्ट था, मतलब सह उत्पाद था। और ये O2 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, ये जो O2 है दोस्तों, ये जो O2 प्राप्त हो गया इसको, ये वाला O2 दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये जो O2 है दोस्तों, ये वाला, ये O2 इसको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये H2O से प्राप्त हुआ। ठीक है, जब आप लोग थोड़ा BPSC का एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो O2 से उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, पाया जाता है, वो O2 ठीक है किससे प्राप्त होता है? CO2 या H2O से? तो आपको बताना होगा कि वो H2O से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, ये जो O2 है किससे प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, क्या होता है ना कि जड़ जो होता है, जड़, वो ऑस्मोसिस विधि से, ठीक है, जल और खनिज प्राप्त करते हैं। मैंने कहा था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, ठीक है, कि ये जो मृदा होता है ना, मृदा, मृदा में क्या पाया जाता है? H2 और खनिज पाया जाता है। देखिए मृदा में क्या पाया जाता है दोस्तों? मृदा में, एक मिनट, मृदा में क्या पाया जाता है? H2 और खनिज पाया जाता है। यहाँ पे देखिए पाया जाता है, मृदा में H2 और खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो खनिज, मृदा और खनिज दोनों चीजें जो है, इसको जड़ जो प्राप्त करता है, वो ऑस्मोसिस विधि से प्राप्त करता है। कौन विधि से प्राप्त करता है? ऑस्मोसिस विधि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, देखिए पानी जो होता है, वाटर जो होता है, पानी मतलब जल, वो जाइलम द्वारा, मैंने बताया, जाइलम द्वारा पत्तियों तक क्या होता है? पहुंचाया जाता है। जाइलम देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर है, ये जो वाटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाटर, ठीक है, इसको कौन पहुंचाया? इसको जाइलम ने पहुंचाया है। कहाँ तक पहुंचाया? ऐसे ऐसे कर करके ये क्लोरोफिल तक ने पहुंचाई, पत्ती तक ने पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जबकि, यहाँ देखिए, जबकि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम उसके द्वारा भोजन पूरे पेड़ में यात्रा करते हैं, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको इस फिगर के माध्यम से कि ये जो फ्लोएम है, यहाँ पे देखिए, ये जो एटीपी बना दोस्तों, इस एटीपी को, ठीक है, फ्लोएम क्या किया? लेके पूरा पेड़ को पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? एकदम पहुंचाया पूरा पेड़ को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिए पेड़ पौधों में बना भोजन, यहां से देखिए आप लोग, पेड़ पौधों में बना भोजन, ठीक है, एटीपी के रूप में, किसके रूप में? मैंने कहा जो ग्लूकोज जो बना, वो एटीपी के रूप में फ्लोएम पहुंचाएगा हर जगह, एटीपी के रूप में यात्रा करते हैं, ठीक है। और जबकि मैंने कहा ना, जब बच जाएगा तो वो किसके रूप में संग्रहित होते हैं? स्टार्च के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पौधों में भोजन जो होता है, वो किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये जो मैंने पूरा पढ़ा, ये जो मैंने पूरा पढ़ा, ये क्या था आपका? ये था प्रकाश स्वपोषी। देखिए ये क्या था आपका? ये था पूरा प्रकाश स्वपोषी को मैंने पढ़ लिया यहाँ पे, अच्छे से मैंने इसको समझा। अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे रसायन स्वपोषी क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब जानेंगे हम लोग रसायन स्वपोषी के बारे में, ठीक है। तो देखिए रसायन स्वपोषी क्या होता है? रसायन स्वपोषी क्या होता है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए रसायन स्वपोषी क्या होता है, यहाँ पे जानते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म, अब ठीक है। देखिए ये जो रसायन स्वपोषी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक। हम लोग अभी स्वपोषी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा? स्वपोषी। इसका दूसरा, देखिए स्वपोषी दो प्रकार के होते थे, पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी। तो प्रकाश स्वपोषी को हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन स्वपोषी। इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक। अब देखिए प्रकृति में मौजूद, यहाँ से देखिए, प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं,
ठीक है? देखिए प्रकृति में मौजूद ऐसा बहुत सारे जीवधारी हैं, जो किसका यूज़ करके ऊर्जा प्राप्त करेगा? रसायन का यूज़ करके वो अपना ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है? उसमें से क्या आते हैं देखिए, कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में कुछ बैक्टीरिया को आप ले सकते हैं, जैसे कि देखिए सल्फर बैक्टीरिया हो गया आपका, आयरन बैक्टीरिया हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद देखिए ये दोनों क्या करते हैं, क्या कार्बनिक रसायन जो होता है उसका यूज़ करेंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है? देखिए, कुछ बैक्टीरियाज़ इसमें आते हैं रसायन सोपोसी की में जब इसके एग्ज़ाम्पल की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें क्या-क्या आते हैं देखिए सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करते हैं कि अकार्बनिक कार्बनिक रसायन नहीं, अकार्बनिक रसायन उसका यूज़ करके क्या करते हैं वो कि एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? चलिए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये मेरा समाप्त हो गया सोपोसी का जो भी था 2 सोपोसी 2 प्रकार के जो होते थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे देखते हैं हम लोग परपोसी के बारे में, ठीक है? देखिए परपोसी हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है इसको। ये रहा परपोसी, इसको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोपिक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए परपोसी क्या होता है? परपोसी क्या होता है कि ऐसे जीवधारी, ठीक है? परपोसी नाम से ही लग रहा है परपोसी यानी ठीक है, यानी पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं हम लोग, तो उसी को कहते हैं परपोषी। उसमें मानव जो होता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, अभी बताएँगे हम, ठीक है? देखिए, देखिए अब देखिए ऐसे जीवधारी यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर किस पर? दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, परपोषी मतलब वही हो गया अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। याद कीजिए स्वपोषी को क्या प्रोड्यूसर कहा जाता था, उत्पादक कहा जाता था, लेकिन परपोषी को उपभोक्ता कहा जा रहा है। ठीक है? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे आ जाता है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा या फिर कोई पूछ भी दे कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको, फिर आप लोग आगे चल के आराम से डिफरेंस कर पाइएगा दोनों में। आगे बढ़ते हैं, देखिए परपोषी जो होता है दोस्तों, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने जैसे कि ऊपर बताया आपको स्टार्टिंग में। ये जो परपोषी है, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या-क्या? एक होता है पूर्णभोजी, अरे गौवा वाला भोजी नहीं, पूर्णभोजी समझे? इसको इंग्लिश से बोलते हैं होलोजोइक, क्या बोलते हैं? होलोजोइक। चलिए पहले हम लोग एक-एक करके समझते हैं। कि पूर्णभोजी यानी होलोजोई क्या होता है? देखिए, होलोजोई क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने यहाँ पे देखिए इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णभोजी क्या होता है उसमें? देखिए ऐसा जीवधारी होना चाहिए जो भोजन ग्रहण करने में, पाचन करने में, ठीक है? अवशोषण करने और स्वांगीकरण करने तथा उत्सर्जन करने की क्षमता रखता हो, इस 5 चीज़ों की क्षमता रखता हो, उसी को हम बोलेंगे होलोजोइक। याद रखिएगा, ऐसा जीवधारी जो 5 चीज़ों की क्षमता रखता हो दोस्तों, पहला भोजन ग्रहण करने की। तो देखिए मनुष्य के अंदर भोजन ग्रहण करने की क्षमता तो है कि नहीं है? एकदम है। पाचन करने की भी क्षमता है, खा के पचा भी लेते हैं हम लोग। हम लोग अवशोषण भी कर लेते हैं, स्वांगीकरण भी कर लेते हैं, और लास्ट में उत्सर्जन भी करने मतलब जो भी बोले समझिए आप लोग, तो उसकी भी क्षमता हम लोग के अंदर है। तो इसमें जो होते हैं ना, मनुष्य भी आते हैं, तो इन्हीं को हम होलोजोइक कहते हैं, पूर्णभोजी कहते हैं। ठीक है? देखिए नोट में कुछ पॉइंट है, आइए जानते हैं कि नोट में क्या है कि देखिए इन जीवों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि इन जीवों में थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे, देखिए इन जीवों में मुख्य रूप से सॉरी इन जीवों में मुख और आंत पाई जाती है। देखो जो होलोजोइक होता है दोस्तों, जो होलोजोइक होता है, उसमें क्या होती है? मुख और आंत पाई जाती है। देखिए मुख मतलब मुँह हो गया आपका, ठीक है? और आंत मतलब तो जानते ही हैं, तो दोनों पाई जाती है क्योंकि मुख जो होता है, भोजन करने का सबसे अगर मुँह नहीं रहेगा तो फिर भोजन कहाँ से करेगा आदमी, ठीक है? जो भी जीव होंगे वो। तो इसमें दोनों पाई जाती है, किसमें? होलोज़ोइक में। और देखिए उसके बाद अमीबा से लेकर बड़े जीवधारी जो होते हैं यानी मनुष्य तक इसमें शामिल हैं दोस्तों।
यानी अमीबा छोटा सा जीव है, वहां से लेके बड़े जीवधारी यानी मनुष्य तक जो होते हैं वो होलोजोइक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जब होलोजोइक की, तो होलोजोइक भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, परपोषी पढ़ रहे हैं, परपोषी का प्रकार के अंतर्गत एक आता है होलोजोइक। अब होलोजोइक का भी चार, होलोजोइक कितने प्रकार के हो गए, अब चार प्रकार के हो गए। ठीक है, तो देखिए ये जो होलोजोइक है, ये जो पूर्णभोजी है, ये चार प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि होलोजोइक जो चार प्रकार के होते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए पहला तो हो गया, सब लोग जानते होंगे पहला क्या होता है, शाकाहारी। देखिए कितने लोग शाकाहारी हैं भाइयों, कमेंट करके बताइएगा। तो शाकाहारी, अब शाकाहारी के कुछ एग्जाम्पल ले लेनी है आप लोगों को। क्या होता है शाकाहारी के एग्जाम्पल में, देखिए सिर्फ शाकाहारी मतलब होता है कि जो साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक्सप्लेन करने का उतनी आवश्यकता है नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल जान लीजिए। बाकी आप लोग खुद बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो शाकाहारी के एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं टिड्डा, खरगोश, बकरी भी आती है। ठीक है, हिरन भी आते हैं और गाय भी आती है, बहुत सारे इसके अलावा हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी मतलब क्या होते हैं, जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। ठीक है, ये लोग को खाली मीट ही चाहिए, इसलिए मांसाहारी। और देखिए पृथ्वी पर, नॉट नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का जो मांसाहारी है दोस्तों, वो क्या है, पोलर बियर है, ध्रुवी भालू जो होता है, पोलर बियर। ठीक है, क्या है, ध्रुवी भालू है पोलर बियर, सबसे बड़ी आकार का मांसाहारी है, उस शेर से, बाघ से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद बात करेंगे हम लोग सर्वाहारी की। देखिए सर्वाहारी मतलब क्या होता है, दोनों खाते हैं, मीट भी खाएंगे और साग सब्जी भी खाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, अरे हम लोग खुद हो गए मनुष्य। ठीक है, आगे देखिए भालू भी इसी में आते हैं। अब मुर्गा मुर्गी जो खाते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे लोग खाते होंगे। तो ये हो गया, बंदर भी इसी श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, मृतोपजीवी किसकी बात करेंगे, मृतोपजीवी, ये पूर्णभोजी के अंतर्गत ही चारों चीजें आती है, मृतोपजीवी भी लास्ट है। तो मृतोपजीवी क्या होता है ना, कि जो मरा हुआ जो जैसे कि हम बता रहे हैं कि मृतोपजीवी यानी जो मृत चीजों, जो जीव होते हैं उस पे आश्रित होते हैं ये लोग। ठीक है, उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे गिद्ध, गिद्ध को देखा होगा, जैसे कि कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है तो आके उसकी जो जो भी है उसको खाया जाता है। सियार की भी यही कहानी है, भेड़िया की भी यही कहानी है। ले देखिए कुत्ता, भाई ये काय पीछे रहेगा, जब सब खा रहा है तो चला कुत्ता भी खाने। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरा जो हमने पढ़ा यहाँ तक, ये जो चारों प्रकार था, ये किसका प्रकार था, होलोजोइक का, पूर्ण भोजी का प्रकार था ये चारों। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पूर्ण भोजी को समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, परजीवी के अंतर्गत आते हैं इसके दूसरे प्रकार के, किसके, परपोषी का दूसरा प्रकार है परजीवी। देखिए ये जो परजीवी है दोस्तों, ये जो परजीवी है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, है ना परजीवी। देखो परजीवी क्या होता है, ठीक है, देखिए जब देखो दो को जीव होते हैं, ठीक है, उसका आपस में परस्पर संबंध रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि परजीवी क्या होता है। जैसे एक होता है जू, खटमल होता है, खटमल होता है। ठीक है, तो खटमल का मनुष्य के साथ परजीवी संबंध होता है ना। देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए ये दो जीवों का परस्पर संबंध होता है, जिसमें से क्या होता है कि एक को पोषण या फिर लाभ मतलब प्राप्त होता है, जबकि दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। मान ले खटमल अगर आदमी को काट रहा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लाभ किसको प्राप्त होगा, खटमल को ना लाभ प्राप्त होगा, और नुकसान किसको होगा, आदमी को होगा। मच्छर की भी यही कहानी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति होती है उसको परजीवी कहेंगे। किसको परजीवी कहेंगे, जिसको लाभ, दो जीवों में जब जो संबंध होता है तो दोनों के बीच में, ठीक है, जिसको लाभ मिल रहा हो वही हो गया परजीवी। यानी खटमल और मनुष्य में परजीवी कौन हो गया, खटमल हो गया। मच्छर और मनुष्य में परजीवी कौन हो गया, तो मच्छर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज कि यहाँ पे नोट में लिखा गया है
क्या लिखा गया नोट में? नोट में लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे नोट नोट को आप लोग एकदम विशेष रूप से फोकस कीजिएगा नोट पे। देखिए नोट जो है, परजीवी जो होते हैं ना दोस्तों, वो खाली पचित भोजन स्वीकार करते हैं। ठीक है, परजीवी क्या कर सकते हैं? पचित जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, सिर्फ उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगर उसको चावल दे देंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो जो हमारे शरीर के अंदर जो जाता है, जब जैसे कि पच उच गया, मतलब पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो उसी को वो लेते हैं। ठीक है ना? देखिए उसके बाद बात करेंगे परजीवी। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या? पहला अंतः परजीवी, दूसरा बाह्य परजीवी। ठीक है, तो देखिए अंतः परजीवी क्या होता है। अंतः परजीवी नाम से ही लग रहा है। देखिए ये जो अंत है, यहाँ पे देखिए, ये जो अंत है, नाम से क्या लग रहा है कि शरीर के कहाँ होंगे? अंदर। शरीर के कहाँ पे होंगे? ये अंदर होंगे। ठीक है, तो शरीर के अंदर क्या-क्या पाया जाता है? देखिए, पहला प्रोटोजोआ, सब जैसे कि सब लोग नाम सुने होंगे प्रोटोजोआ का। टेपवार्म भी इसका एग्जाम्पल हो गया, हुकवर्म, ये हुकवर्म है, ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीजें पाई जाती है शरीर के अंदर। तो ये हो गया आपका अंतःपरजीवी। और एक होता है दोस्तों आपका बाह्य परजीवी। क्या होता है? बाह्य परजीवी। नाम से क्या लग रहा है कि ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पे? शरीर के ऊपर होते हैं। बाहर मतलब शरीर के ऊपर। जैसे कि देखिएगा, कवक फंगस, ठीक है? देखिएगा लकड़ी-उकड़ी में जो फंगस लग जाता है, ठीक है? या फिर जब हम लोग कुछ रखते हैं, जब 2-4 दिन हो जाता है तो उसमें व्हाइट-व्हाइट जो आ जाता है, वही फंगस है आपका। जोंक, तालाब में जो होता है जोंक, जो पैर-वैर में मतलब घुस जाता है। एक होता है लीच, ठीक है? लीच भी होता है। कीट की जब बात करेंगे, कीट में क्या आता है? मच्छर आता है, जुआ आता है, खटमल आता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी आती है। तो ये सब हो गया बाह्य परजीवी। तो एग्ज़ाम्पल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्ज़ाम में आजकल एग्ज़ाम्पल पे विशेष फ़ोकस किया जा रहा है, इसलिए आप लोग भी एग्ज़ाम्पल जो उदाहरण है उस पे विशेष फ़ोकस कीजिएगा। अब नोट में एक बात लिखी गई है कि सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाते हैं। बात तो सही है भाइयों, मच्छर काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा, ठीक है? अगर कवक किसी में लग गया, अगर खा लिए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा खटमल भी काट लिया तो भी समस्या हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे मृतोपजीवी की, जो कि परपोषी का तीसरा टाइप है, सेब्रोफाइट। मृतोपजीवी देखिए, ये रहा आपका मृतोपजीवी सेब्रोफाइट्स। देखिए यह जो होता है ना, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं, एकदम माइक्रोबैक्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या आता है? कवक आता है, जीवाणु आता है, ईटीसी, ठीक है? फंगस, बैक्टीरिया, ईटीसी। देखिए मृतोपजीवी क्या होता है ना, इसका मेन काम क्या होता है कि जीवधारी जो होते हैं, जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उसको सड़ाना या फिर अपघटित करना होता है इसका मुख्य काम। यानी जो भी जीव होते हैं, मान लें कि कोई मर गया, तो उसको दफना दिया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ में केस में फेंक दिया जाता है। तो उसी के जो शरीर होते हैं ना, उसको सड़ाने का, अवघटित करने का काम करते हैं ये मृतोपजीवी, ठीक है? देखिए, यहाँ यहाँ पे देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मरे हुए जीवधारियों को सड़ाना या फिर अपघटित करना होता है इसका मुख्य काम, ठीक है? अर्थात क्या करते हैं कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ये मेन चीज़ यहीं पे हो गया, ठीक है? कि यहाँ पे एग्ज़ाम में ये सब नहीं आएगा, इतना सिम्पलिस्ट। अगर होता है कि एग्ज़ाम को मैंने एक आध क्वेश्चन को थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए इस चीज़ को डाल दिया, लेकिन अधिकतर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यही रहेगा ऑप्शन में कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदलने का कार्य कौन करता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मृतोपजीवी करते हैं। अरे ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए मृतोपजीवी मृतोपजीवी जो होते हैं, नोट में लिखाया गया है 2 बातें। देखिए नोट को देखते हैं हम लोग, मैंने कहा नोट पे विशेष फ़ोकस कीजिएगा। देखिए पहला बात क्या लिखी गई है कि मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान CO, SO2 और CO2 जैसी क्या करते हैं? गैस निकालते हैं, इसलिए वातावरण में दुर्गंध फैलती है। देखिए, आप लोग इसको मतलब आप लोग महसूस किया होगा, फ़ील किया होगा कि जहाँ पे भी कोई जीव की जैसे कि फेंक दिया जाता है, ठीक है? जैसे कि कोई कुत्ते की ही मौत हो गई, तो उसको ले जाके कहीं फेंक देंगे, तो वहाँ से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 1 आध 2 दिनों के बाद, क्योंकि
जो मृतोपजीवी होते हैं, वो जब अपना कार्य करते हैं, जब उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं, सड़ाने का, तो देखिए क्या करते हैं, वहाँ से CO2 निकालेंगे, ठीक है? SO2 निकालेंगे, CO2 भी निकालेंगे। CO और CO2 में अंतर है। CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों? जैसे गैस निकालेंगे जिससे क्या होती है, वातावरण में दुर्गंध फैलती है। बात करेंगे आगे नोट, सेकंड नोट की, तो इन्हें पृथ्वी का, किसको, मृतोपजीवी को पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखिए इससे बहुत क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो मृतोपजीवी को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला जो भी बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।